नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आज अभी लेकर उपस्थित हैं आज का करंट अफेयर्स। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर है वो है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का विधेयक। तो बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल पेश किया गया और इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसा कानून बनाना है जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर लागू हो। फिर इसमें देखते हैं प्रमुख प्रावधान क्या है। विधेयक का भाग 1 विवाह और तलाक से संबंधित है, जबकि भाग 2 या पार्ट 2 में शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन को जगह दी गई है। फिर समान नागरिकता संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें युवक की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस संहिता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विवाह किसके बीच हो सकता है। विवाह केवल एक पुरुष और महिला के बीच ही हो सकता है। इस पर आधारित अनेक तरह के प्रश्नों की विवेचना आप खुद से करें तो बेहतर होगा। सब जैसे कि ये यूनिफाइड सिविल कोड जो है यूसीबी समान नागरिकता अधिकार ये कहाँ से है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी से है। और इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं जैसे इससे संबंधित, तो उस पर जरूर हमें विचार करना चाहिए, तभी यह चीज़ उपयोगी हो सकता है। जैसे कि यह एक चीज़ जैसे कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही हो सकती है, तो यह चीज़ इस बात को स्पष्ट कर देता है कि यहाँ पे LGBTQ के प्रति इसकी क्या रवैया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संहिता में पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब तलाक के बाद किसी महिला को दोबारा उसी पुरुष या महिला अब तलाक के बाद किसी महिला को दोबारा उसी पुरुष या किसी अन्य पुरुष से शादी करने के लिए किसी भी तरह की शर्तों से नहीं बांधा जा सकता है। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। फिर देखते हैं, शादी के बाद यदि विवाहित जोड़े में से कोई शादी के बाद यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक दूसरे की सहमति के बिना धर्म बदलता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और भरण पोषण भत्ते का दावा करने का पूरा अधिकार होगा। इस संहिता में स्त्री पुरुष के बीच विवाह के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों को नहीं छुपाया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे लिव इन में रहने से पहले पहचान के लिए पंजीकरण करवाना होगा। संबंध और आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस पंजीकरण के बारे में लड़का और लड़की दोनों को अपने माता पिता को सूचित करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं। अब अगला जो अफेयर है वो है राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024। चर्चा में क्यों है देखेंगे। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किया। इसका मुख्य केंद्र क्या है। सम्मेलन का विषय न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। अब इस सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि न्यायिक परिवर्तन, कानूनी अभ्यास के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और आधुनिक कानूनी शिक्षा पर दोबारा गौर करना आदि। इस सम्मेलन के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ एशिया, प्रशांत, अफ्रीका और कैरिबियन भर के राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की भागीदारी देखा गया था। यह सम्मेलन राष्ट्रीय मंडल कानूनी बिरादरी में विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत के लिए मंच प्रदान करने का एक अद्वितीय मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा के बारे में, तो CLEA राष्ट्रमंडल में कानूनी शिक्षा के उच्च मानकों को बढ़ावा देता है। 1971 में स्थापित यह एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, कैरिबियन और यूरोप में क्षेत्रीय अध्यायों और समितियों के साथ एक राष्ट्रव्यापी निकाय है। अगला देखेंगे पर्यावरण विशेष। तो यहाँ पे है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। अब ये राष्ट्रीय उद्यान हर समय से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पर्यावरण विशेष मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है।
सबसे पहले ये हमने देखा कि यह जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा जिले में स्थित है। यह पार्क मुकुंदरा हिल्स रेंज पर स्थित है। 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। चंबल, काली, आहू और रमजान नदियां मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क से होकर बहती हैं। फिर प्रमुख प्रजातियां जो यहाँ रहती हैं वो है प्रमुख प्रजातियां जो यहाँ पाई जाती हैं वो है बंगाल टाइगर, भारतीय भेड़िया, भारतीय तेंदुआ, चीतल, सांभर हिरन, जंगली सुअर, नीलगाय, आलसी भालू। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2013 में मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। पार्क की सबसे ऊंची चोटी दाराह पीक है। पार्क की सबसे प्रमुख झील गागरोन झील है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में 3 वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। दर्जा वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 3 वन्य जीव अभयारण्य शामिल है। तो कौन कौन से? तो पहला दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, फिर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, फिर जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। आगे देखेंगे पर्यावरण विशेष में मजाथल वन्य जीव अभयारण्य। तो मजाथल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला और सोलन जिलों में स्थित है। यह सतलज नदी के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। 1962 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। किसे? तो मजाथल वन्य जीव अभयारण्य को। ठीक है। तो प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो यहाँ पाई जाती हैं? उसमें है तेंदुआ, एशियाई काला भालू, सुनहरा सियार, आम पाम सिवेट, हिमालयन पाम सिवेट, पीले गले वाला मार्टन, सांभर, गौर, भौंकने वाला हिरन। फिर महत्वपूर्ण तथ्य जो इससे संबंधित हैं वो इस प्रकार हैं। अभयारण्य उत्तर में सतलज नदी और दक्षिण में पर्वत श्रृंखला से घिरा है। अभयारण्य लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अभयारण्य चीयर तीतर के लिए हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। अब देखेंगे अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो हमारा उत्तर है ईरान। ठीक है। तो ईरान अब वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया हमारा ईरान। अब आगे देखेंगे, इस पर कुछ विश्लेषण कर लें। हाल ही में ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की है। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए मान्य की गई है। इसके तहत साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीजा ईरान की यात्रा कर सकते हैं। वर्तमान में 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितने देश जो हैं वो भारत को बिना वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं? तो 27। इन देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। दूसरा, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो हमारा ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा टाटा स्टील। दक्षिण पूर्व रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे याद रखेंगे, और ये किसके साथ मिला है? तो टाटा स्टील के साथ। ठीक है। अब थोड़ा देखें इसके विषय में। तो दक्षिण पूर्व रेलवे SER साउथ ईस्टर्न रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा है कि SER और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। ठीक है। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये तीसरा प्रश्न है हमारा कि दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारा ऑप्शन है अगरतला, जयपुर, लखनऊ या पटना। आंसर हो जाएगा हमारा अगरतला, ए अगरतला। तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला में किया जा रहा है। अब कुछ देखें इस पर विश्लेषण। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC, याद रखेंगे इसको, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के तहत दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 11 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। और त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है। तो स्पष्ट है यहाँ पे।
अगला जो सवाल है हमारा वो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन है हमारा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा। तो क्या नाम है? दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। तो यह हरियाणा में अवस्थित है। अब इस पर कुछ विश्लेषण करें तो हरियाणा राज्य सरकार ने यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ने BHEL को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी है और इस निर्माण में 6900 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। ठीक है, साथ ही में इस प्रोजेक्ट को 57 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है हमारा A आनंद कुमार, B मनोज वाजपेयी, C पंकज त्रिपाठी और D प्रशांत किशोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा A आनंद कुमार, जिनसे हम सभी परिचित हैं। तो अब देखते हैं इसके विषय में कुछ विश्लेषण। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीजा मिल चुका है। आनंद साल 2022 यहाँ पे 2002 लिखा है। आनंद साल 2002 में पटना 2002 का ही बात होगा ये। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम शुरू किए थे और साल 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और यह प्रश्न BPSC में पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये बिहार से संबंधित है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका हो जाता है। खैर आगे बढ़ें तो अब यहाँ पे कुछ ये मोटिवेशन दिया गया है तो मैं पढ़ दूंगा इसे भी। ठीक है, थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। खैर इसे रहने देते हैं, इसको कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की अगली कड़ी में। धन्यवाद।